गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विन वेयर एंड हाउ। चैप्टर है जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका मैंने दो पार्ट बनाया है। फर्स्ट पार्ट आज अपलोड हो जाएगा, 2-3 दिन बाद सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग का जो टॉपिक है विन वेयर एंड हाउ, उसका मतलब क्या होता है, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाले मेडिवल पीरियड, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो मध्यकालीन इतिहास था हम लोग का, भारतीय इतिहास, उसके बारे में कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। इट में भी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स। ये 2 पीरियड्स में डिवाइडेड हुआ था। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा एडी और बीसी में। द अर्ली मेडिवल पीरियड विच लास्टेड फ्रॉम द 8th to 18th century एंड द लेट मेडिवल पीरियड विच इज लास्टेड फ्रॉम द 13th to 18th century एंडिंग विद द स्टार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1526। जो एडी और बीसी था, तो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो पहला वाला मेडिवल पीरियड हुआ था वो स्टार्ट हुआ था। और जो लेट मतलब जो एडी था हम लोग का, वो 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हुआ था। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया गोट, हाउ इंडिया गोट इट्स नेम। इंडिया को अपना नाम कैसे मिला। इसमें बेसिकली था द नेम इंडिया इज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर सिंधु, इंडस रिवर। जो सिंध रिवर था, सिंधु रिवर, तो उसी से हिंद नाम आया। क्योंकि अंग्रेज लोग हैं, वो कभी भी वो लोग एस नहीं बोल पाते थे, तो वो लोग बोलते थे हिंद, सिंध नहीं बोल पाते तो हिंद। और अमीर खुसरो ने भी अपने जो व्याख्या, जो उन्होंने बहुत बड़े कवि थे, तो उन्होंने भी अपने पर्शियन के बहुत बड़े पोएट थे, तो उन्होंने भी अपनी किताबों में हिंद प्रयोग किया था। और जो फिर बाबर आए थे, तो उन्होंने भी हिंदुस्तान कहा था। तो ये बना जो सिंध है, सिंध से जो सिंध रिवर के नाम पर पड़ा, क्योंकि सिंध रिवर के बगल में था, तो इसलिए इसका हिंद नाम रखा। हिंद के बाद हिंदुस्तान बाबर ने जो ओरिएंटेड कर दिया पूरा नाम। ये 5th सेंचुरी BCE में हुआ था। उसके बाद हम लोग का सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने का सोर्स क्या है। जो फर्स्ट सोर्स है बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स, जो बहुत बड़े बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है। अब आप लोगों ने देखा हो ताजमहल जैसे बिल्डिंग है, उससे भी हम लोग जानकारी लेते हैं। इन द मेडिवल पीरियड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, पैलेस वेयर कंस्ट्रक्टेड। जो मध्यकालीन हिस्ट्री था भारत का, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग बनाए गए, मंदिरें बनाई गई, मस्जिदें बनाई गई, फोर्ट्स बनाया गया, पैलेसेस बनाया गया, उसे बनाया गया ताकि आने वाली जो जनरेशन है उन लोग को पता चले कि क्या क्या हुआ। उन लोग ने एक अकाउंट दिया, मतलब उन्होंने बताया आर्ट्स का, उस समय का जो क्या कला था, आर्किटेक्चर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, वो सब उस समय क्या क्या था। उस समय कुछ एग्जांपल इसमें बताता हूँ। देखिए, जो फोर्ट्स हैं, फोर्ट्स में आप लोग जानते ही होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस है। रेड फोर्ट आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, मंदू फोर्ट, पैलेस है जयपुर में, जैसलमेर में भी है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड फोर्ट का है, जो लाल किला होता है, वो हमारा जो इंडिया में हम लोग 15 अगस्त के दिन, हम लोग नहीं 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री यहाँ पे झंडा फहराते हैं, तो वो एक टाइप का फोर्ट है। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉस्क्यूज के बारे में। मॉस्क्यूज क्या है, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। जो जामा मस्जिद है, बहुत फेमस मस्जिद, इंडिया की सबसे बिगेस्ट मस्जिद है, दिल्ली में है, तो उसका यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। यहाँ मोती मस्जिद का फोटो लगा। टॉम्स, हुमायूं टॉम, ताजमहल, सफराजगंज टॉम, ये सब टॉम है, किला टाइप का, वो सब बने, बहुत सारे बनाए गए ताकि सबको फिर आगे जनरेशन को पता चले कि क्या हुआ। मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे बने, कुतुब मीनार बना, चार मीनार बना, विक्ट्री टावर बना, कुतुब मीनार दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है, ये सब बहुत सारे बना। उसके बाद टेम्पल्स बहुत सारे बने उस समय पे। बृहदेश्वर टेम्पल एंड तंजौर, वहाँ पर तंजौरे में बहुत सारे टेम्पल्स आपको मिलेंगे। गोल्डन टेम्पल, सोना का जो महल है वहाँ पर आपको, सोना का जो मंदिर है महल टाइप का बना हुआ है, वो अमृतसर में आपको मिल जाएगा। सूर्य मंदिर कोणार्क मिलेगा आपको उड़ीसा की तरफ। खजुराहो में मध्य प्रदेश में दिलार टेम्पल मिलेगा, बहुत फेमस है। यहाँ पे मैंने सन टेम्पल का यहाँ डाला है, और ये कोणार्क का, और जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसका मैंने यहाँ पे डाला, और ये आपको गोल्डन टेम्पल है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे है कॉइन्स। उस समय बहुत सारे सिक्के चलते थे, उनके राज्य में अलग अलग राज्य आए थे, तो सिक्के अपने चलाते थे। उस समय की करेंसी कोई फिक्स करेंसी नहीं थी, अपने जो भी रूलर राज्य करता था अपना करेंसी चलाता था। कोई सोने का चलाता था, कोई चांदी का चलाता था, कोई पीतल का चलाता था, वैसे टाइप का। कॉइन्स आर इशूड बाई वेरियस रूलर्स विच डिपिक्ट द डेट एंड एट अ टाइम सो द पिक्चर्स ऑफ रूलर। कॉइन बहुत सारे उस समय निकले, रूलर्स को वो दिखाते थे कि अपना डेट और टाइम वहाँ पे दिखाते थे कि कौन से रूलर का है। मेटल शूट यूज्ड इन दिस कॉइन्स टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ किंगडम। उस समय का जो मेटल यूज हुआ था वो हम लोग को बताते थे कि उस समय राज्य का क्या हालत था। जैसे कि अगर सोने का अगर कोई चला रहा राजा, तो उस समय का बहुत अच्छा था हाल। कोई पीतल का चला रहा था तो थोड़ा सा लो था, वैसे ही टाइप का बहुत सारे लोग ने निकाले, राजाओं ने निकाले अपने अपने कॉइन्स। बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, बहुत सारे आत्मकथा लिखे गए। ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज ऑफ द रूलर्स गिव एन इंसाइट इनटू द रूलर्स लाइफ, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड।
जो आत्मकथाएं हैं और जो कथाएं हैं वो हम लोग को बताते हैं, जो भी राज्य घराने कहते हैं उन लोग रूलर्स के जीवन के बारे में बताते थे, इकोनॉमी के बारे में बताते थे कि कैसा उस टाइम का इकोनॉमी था, सोशल के बारे में बताते थे कि वहाँ कैसा आज पूरा राज्य कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड, वहाँ ज़्यादा वार होता था, क्या होता था, वैसे टाइप में। व्हेन अ पर्सन राइट्स इज ऑन हर ओन बायो लाइफ स्टोरी द फिनिश वर्क इज एन ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि कोई भी आदमी अपना खुद का कथा लिखता है, जैसे कि बाबर ने अपना कथा लिखा था, बाबर का ऑटोबायोग्राफी अपना खुद से लिखा था, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं क्योंकि वो खुद से लिखा जा रहा है। व्हेन एन ऑथर राइट्स, मतलब कोई एक कवि लिखता है दूसरों के बारे में तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। दूसरा आदमी जब लिखता है और खुद लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रेवलॉग्स और नंबर ऑफ फॉरनर। जो ट्रेवलॉग्स आए, बहुत सारे आदमी घूमने आए इधर और ट्रेड करने आए, तो उन लोगों ने भी कुछ कुछ जानकारी दिया कि कैसे होता है। और नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इन इंडिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड एंड लेफ्ट अकाउंट ऑफ व्हाट दे ऑब्जर्व। बहुत सारे करोड़ों में लाखों में आदमी लोग आए घूमने इंडिया में मेडिवल पीरियड के टाइम पे, और कुछ जानकारी छोड़ा कि क्या उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। इट हेल्प्स टू नो द इंडिया ऑफ दैट पीरियड। ये मदद करता है हम लोग को जानने में कि इंडिया कैसा था उस पीरियड के बारे में। मेनी ट्रेवलॉग्स रोट द हिस्ट्री। बहुत सारे ट्रेवलॉग्स ने, जो फॉरेनर लोग जो आए थे घूमने आए थे, तो उन लोगों ने हिस्ट्री लिखा। देखिए इसमें से एक ये भी आदमी है, आई एम बतौनी नाम है इसका, IBN बतौनी। ये भी बहुत सारे लिखा कि बहुत फेमस था, तो इसलिए मैंने इनका फोटो लिया। ठीक, अब जो नेक्स्ट है पेंटिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स। कलाएं जो थे उस समय का, उसके बारे में बता देता हूँ। पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक एंड कल्चर एस्पेक्ट्स टेल अस अबाउट द कल्चर ऑफ मेडिवल टाइम्स। जो कलाएं थे, म्यूज़िक का जो डिस्क्रिप्शन था, जो समय के म्यूज़िक थे, कल्चर था, वो सब हम लोग को बताते थे कि उस समय का कल्चर क्या था। जो मध्यकालीन समय था उस समय का कल्चर क्या था। फॉर द मेडिवल टाइम्स वी हैव अ लॉट ऑफ राइटर्स अकाउंट बट हिस्टोरियंस फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू रीडिंग दिस रिकॉर्ड्स ड्यू टू वेरियस रीजन। उस समय बहुत सारे राइटर्स थे बट हिस्टोरियंस जो थे, जो इतिहासकार थे, उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पढ़ने में। जो रिकॉर्ड वहाँ पे अभी सेव हुआ था, जितने भी राइटर्स ने पहले के ज़माने में लिखा था, तो जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार ने, उन लोगों को पढ़ने में लिखने में बहुत सारी दिक्कत फेस करना पड़ता था। प्रॉब्लम फेस बाई हिस्टोरियंस। कुछ जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे इतिहासकार, उसमें से बता रहे। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सोर्स। एज द पास्ट रिकॉर्ड्स वेयर मेंटेन फॉर देयर इमीडिएट यूज एंड नॉट फॉर द पीपल आफ्टर इंटरमीडिएट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड हुए थे वो तुरंत यूज के लिए हुए थे कि 5 साल 10 साल या अगले जो रूलर तक उन लोग पता चल जाए। बट उन लोग को पता नहीं था ना कि वो आदमी लोग 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल के बाद ये पढ़ेंगे। दे आर अफेक्टेड बिकॉज दे आर नो प्रिंट मशीन्स, नो कॉमन लैंग्वेज। बट उस समय ना कोई प्रिंटिंग मशीन थी कि वो एक बार हिस्ट्री लिखे फिर उसको प्रिंट करके और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। वहाँ का कोई कॉमन लैंग्वेज भी नहीं था, कोई आदमी का एक भाषा नहीं था। जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, उधर भी था कोई लैंग्वेज बट बहुत लो वर्जन था। जैसे कि अब हम लोग इम्प्रूव हो, जैसे हिंदी उस समय कोई लिख रहा था, फ्रेंच आदमी फ्रेंच लिखा, बट फ्रेंच का वो लो वर्जन था, वो और शुद्ध फ्रेंच भी नहीं लिख पा रहा था ना, क्योंकि उस समय कोई लैंग्वेज नहीं थी। जो भी भाषा बोली जा रही थी वो समझता था, वो अपने भाषा में लिख रहा था। तो अब एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होना पड़ता है। विद टाइम दे गेव इरोल्डेड विद क्वालिटी एंड फेडेड इन कलर। समय के साथ उन लोग को कलर के साथ उन्होंने कलरफुल लिखा। पहले ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था तो उन लोग उसी में लिखा था। एज दे हैव नो कार्बन पेपर्स फॉर रीप्रिंट द कॉपीज। उनके पास कार्बन पेपर्स भी नहीं थे कि कॉपी लिख कर नीचे कार्बन पेपर, आप लोगों ने देखा होगा कार्बन पेपर अगर आप नीचे लगा देते हैं लिखने के बाद तो नीचे प्रिंट हो जाता है नेक्स्ट पेज में, तो उस समय वो भी नहीं था। इंटरप्रिएशन ऑफ सोर्सेज। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज दैट इज़ नॉट इन यूज। वो बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई भाषा भी चलती नहीं है और उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। इवन मोर डिफिकल्ट इज टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर नॉट इन यूज मॉडर्न लैंग्वेज। जैसे कि और उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या था ना, जो शब्द है, फ्रेजेस है, वो नहीं यूज हो रहे मॉडर्न लैंग्वेज। अभी हम लोग जैसे कुछ बोलते हैं प्लीज़, गिव मी, थैंक यू, ऐसा रहता था वर्ड, तो उस समय दूसरा वर्ड था और वो अभी तो यूज़ हो रहा नहीं है, तो हम लोग को पता नहीं रहेगा कि वो क्या, समझने में बहुत मुश्किल होता है। देयरफॉर दैट इज़ नॉट ईजी टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्टोरिकल हैपनिंग्स। ये ईजी नहीं था कि तुरंत हम लोग फिर से बना दें हिस्टोरिकल हैपनिंग्स। देयर वे नो कैलेंडर्स, क्लॉक्स, वेगेजेस। मतलब क्या हुआ ना कि वहाँ कोई कैलेंडर नहीं थे, क्लॉक्स नहीं थे ताकि वो एक्सप्लेन कर सके। द प्लेसेस आर मेंशन नॉट क्लियर इन मैप। जगह भी अच्छे तरह से मेंशन नहीं किए गए थे कैलेंडर में, मैप में जो भी था, क्योंकि उस समय ओरिजिनल मैप नहीं था। वो पूरे वर्ल्ड वाइड का जो अभी मैप है वो अभी उस टाइम पूरा अवेलेबल नहीं था। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स हिस्टोरियंस आर वेरी मेस्क्यूलस इन अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स के चलते हिस्टोरियंस को दिक्कत आ रही थी समझने में, समझाने में। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, कुछ एक्सप्लेन करना, या फिर एंड रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। वो लोग इसके कारण हिस्ट्री भी रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इतने फर्स्ट पार्ट में इतना ही था।
तक तक फिर हम लोग सेकंड पार्ट अब 2-3 दिन बाद डालेंगे, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, तो आपकी ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय जय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।